बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने इससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए हमने रिकॉर्ड की थी वीडियो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कोवेलेंट और आयनिक इंटरेक्शंस कि इनके दरमियान में, मेटल और लीजेंड के दरमियान में। इस वजह से इस थ्योरी को LFT का नाम भी दिया जाता है, लीजेंड फील्ड थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी असल में CFT की लिमिटेशंस को कवर करने के लिए ये थ्योरी पेश की गई थी। ये उसके ड्रॉबैक्स को दूर करती है, लेकिन हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे। चूँकि हमारा टॉपिक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो है ना इस टॉपिक के साथ ही वो लिंक्ड हो जाए। तो फॉर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए चंद बातें याद रखना ज़रूरी है कि इसमें 6 लीजेंड और मेटल के दरमियान में बॉन्डिंग होती है। कम्बिनेशन होता है विद 6 सिमेट्री ऑर्बिटल्स। ये याद रखिएगा कि ऑर्बिटल्स हम यूज़ करेंगे जो मेटल्स के होते हैं वो सिमेट्री फॉर्म में होने चाहिए। तो वो जो सिमेट्री के होती हैं, कंपोजिट सिमेट्री, वो हम देखते हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। 6 ये आप हमारे पास जो लीजेंड ग्रुप के ऑर्बिटल्स होते हैं और 6 मैचिंग जो मॉलिक्यूलर मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे, ये टोटल 6 और 6 मिलकर 12। और ये हमारे पास आगे बनाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 12 होंगे। आज जो मैं बता रहा था कि सिमेट्री ग्रुप्स होने चाहिए, वो कंपोजिट सिमेट्री ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं। आपको मालूम है कि हम पढ़ चुके हैं SPD ये इन ऑर्बिटल्स के बारे में। ये SPDF जो हमारे पास ये ऑर्बिटल होंगे, S फॉर सिंगल डीजनरेट के लिए हम यूज़ करेंगे A1G, और P के लिए हम ट्रिपल डीजनरेट होंगे 1 2 3, और T1U हम यूज़ करेंगे वर्ड। D हमारे पास दो तरह के होते हैं, डबल और ट्रिपल। डबल डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए हम EG यूज़ करेंगे और ट्रिपल के लिए हम यूज़ करेंगे T2G। ये जो D होंगे इसमें 2 कौन से आएंगे और इसमें 3 कौन से आएंगे? EG में यूज़ करेंगे हम DX2Y2, ये ऑन एक्सिस पर हमारे पास पाया जाता है। T2G में हमारे पास DXY, DYZ और DXZ, ये इन बिटवीन एक्सिस में पाया जाता है। इसकी भी हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे। ये देखिएगा, ये जो मैंने D का बनाया हुआ है ये इन बिटवीन है, और अगर हम इसकी लाइन के ऊपर बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर बनाएंगे, तो वो ऑन एक्सिस पर कहलाएगा। ठीक है, ये इन बिटवीन एक्सिस है। अगर हम इस बाई एक्सिस के ऊपर बनाएंगे तो वो क्या होगा? ऑन एक्सिस होगा। ठीक है, आ जाए। सॉरी, यहाँ पर एक मिस है ऑर्बिटल, वो मैं बना देता हूँ, उसको देख लीजिएगा ज़रा। DZ2 ये हमारे पास मिस है। तो यहाँ पर ये भी क्या होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है? ये भी ऑन एक्सिस पर पाया जाता है। और अब आ जाएं, G जो वर्ड यूज़ किया गया और U जो यूज़ किया गया किस लिए किया गया? ये जीरेट G के लिए यूज़ किया गया है और अनजीरेट के लिए U है। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपने सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स में सेम साइन उनके में पाए जाएं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। सेम साइन वालों को हम G के लिए यूज़ करते हैं जिनका साइन चेंज नहीं होता। और अनजीरेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपोजिट साइन यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मौजूद है P ऑर्बिटल्स में, देखिएगा ये ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एक पे नेगेटिव साइन होता है, दूसरी लोब पे पॉजिटिव साइन होता है। और ये जो U है ये अनजीरेट है, ये सिर्फ और सिर्फ P ऑर्बिटल के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी सब में सेम होता है। आइए, जैसे मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है कि S ऑर्बिटल के लिए G यूज़ करेंगे, P के लिए U और D के लिए भी U। आ जाए A वर्ड जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, तो वो यूज़ करते हैं हम A फॉर 1 डीजनरेट के लिए, और E हम यूज़ करते हैं 2 डीजनरेट के लिए, T यूज़ करते हैं हम ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको बेसिक इसकी जो टर्म्स हैं वो आपको पता चल गई होंगी, बेसिक आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी बेसिक्स क्या है। यहाँ मैंने 2 एग्जांपल दी है, एक CONH3 6 की दी है और एक मैंने COF6 की दी है।
ये इसमें 6, इसमें भी 6 लीजेंड पाए जाते हैं, इसमें भी 6 है, इसमें भी कोबाल्ट है और इसमें भी क्या है, कोबाल्ट है। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक में वीक फील्ड लीजेंड है, फ्लोरीन वीक फील्ड लीजेंड है, और NH3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। देखना ये है कि इन दोनों का असर डायग्राम पर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर होता है। तो ये मैंने एक बनाई है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पर हमारे पास 7 to 9 इसके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। D में 7 है, 4s में 2 है, P में 0 है। तो जब हम इसमें CO3 पॉजिटिव बनाएंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव आएगी इन कंपाउंड में, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो S2 भी 0 हो जाएगा और 7 की जगह पर 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अमोनिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है और ये हमारे पास वीक फील्ड एजेंट है। इस डायग्राम को गौर से समझिएगा। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ जाती है तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मेन चीज़ आप समझ गए हैं। आ जाइएगा, मैंने पहले ये डायग्राम बनाई है कि 3D की मैंने पहले यहाँ पर बनाए हैं, लाइन लगाई है। यहाँ पर ये 5 मैंने यहाँ पर ओपन एम्प्टी जो है ना वो सर्कल बनाए थे, और फिर ये 4s का मैंने बनाया है। फिर इसी तरह 4p के 3 बनाए हैं, 4p के 3, s का 1 और d के 5। इसी तरह यहाँ पर जो हमने अमोनिया का ले रहे हैं लीजेंट, यहाँ पर उसके लिए 6 होने हैं, तो यहाँ पर 6 सर्कल बनाए गए हैं। ठीक है, मैंने नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो किए हैं क्योंकि ऊपर जो है ना वो शो किए हुए शायद साफ नज़र ना आते। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है डी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले में 2, बाकी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इन जो 3 हैं वो इनको हमने नाम दिया है T2G। T2G के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये इन बिटवीन एक्सिस पाए जाते हैं और ये ऑन एक्सिस हैं, ये जो हमारे पास EG वाले हैं। तो T2G वालों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है ये d ऑर्बिटल्स का, ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। जब अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड कोई भी यहाँ पर मौजूद होगा मेटल में, तो उसका इस पर क्या इफेक्ट होगा वो हम अभी देखते हैं। तो ये 4s है, S हमारे पास जो है मेटल के साथ मिलकर A1G बनाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा A1G स्टार। आ जाएं, P ऑर्बिटल जो है वो T1U बनाएगा और T1U स्टार बनाएगा, यानी कि एक बॉन्डिंग बनाएगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग का बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 उसके आ जाएंगे T1U के और 3 एंटी बॉन्डिंग के आ जाएंगे। इसी तरह D जब बनाएगा तो ये हमारे पास 2 तरह से बनाता है, ये EG के बनाएगा यहाँ पर इसके साथ मिलकर, और यहाँ पर क्या बनाएगा ये EG स्टार का। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। जबकि T2G है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये इन बिटवीन एक्सिस पाया जाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये इसको हम मिड में शो कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये बॉन्डिंग कहलाता है, और ये जो दरमियान में T2G है ये एंटी बॉन्डिंग कहलाता है, और ये जो 3 है ये क्या कहलाता है, एंटी बॉन्डिंग का कहलाता है। T2G और EG के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। इट्स मीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G माइनस EG स्टार। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर आप मैग्नेटिक मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लीजेंड के बारे में आपको पता चलता है। आज यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये T2G के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो इनको क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा। ये जो 6 के 6 हैं ये 6 के 6 पेयर अप हो जाएंगे, 2 2 4 4 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने वाले थे EG स्टार पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से इनमें एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है पेयरिंग अप से, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो जाएंगे। तो पहले हमने
इसको सॉल्व करना है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को चेक करके। फिर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएंगे और 6 यहाँ पर आ जाएंगे और 4 यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये आपका मुकम्मल कवर अप हो जाएगा और इसी से आप एनर्जी ये ऊपर की तरफ एनर्जी ऑर्डर होता है, वो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए, ये इसी तरह की मैंने एग्जांपल फ्लोरीन के लिए भी ली है। ये वैसे ही यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर वही 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन वीक फील्ड एजेंट है। अब इसका असर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसी तरह ये T2G है। अब ये T2G है, लेकिन वीक फील्ड की वजह से ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से Eg स्टार में जाने से पहले ये पेयर अप नहीं हो पाते, ये बल्कि Eg में ही चले जाते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मौजूद हो जाते हैं, अनपेयर्ड है। तो ये आपने यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लेनी है, ये 2 पॉइंट आपने लाजमी देखने हैं। तो फिर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 ये हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 6 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी। तो आ जाएगा मेटल टू लिजेंड जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो T2G से लेकर A1G स्टार तक, यानी कि इस T2G से लेकर A1G स्टार तक जो हमारे पास चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो मेटल टू लिजेंड ये चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर Eg स्टार से लेकर A1G तक। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। इनको ऐसे लीजेंड को हम लोग नाम देते हैं जो ये काम कर सकते हैं, जिनमें ये हो सकता है पाई सेप्टर लीजेंड कहलाते हैं। इनमें इसकी वजह से इनकी लार्ज स्प्लिटिंग होती है। इसी तरह लीजेंड टू मेटल है, चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो T1U से लेकर T2G तक और Eg से लेकर T2G तक। ये पाई डोनर लीजेंड कहलाते हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग होती है इनकी। ये जो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल ली थी CONH3 की और COF6 की, तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं। क्यों डायमैग्नेटिक होते हैं उसकी रीज़न बताई गई है कि डेल्टा नॉट वो ग्रेटर देन होगा P से, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड की वजह से होगा, और इनको हम फिर लो स्पिन कम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी पेयरिंग अप से, जिसके से वो पेयर कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में पाए जाएंगे। पेयर होंगे तो वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। डायमैग्नेटिक और पेयरिंग का मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, वो ज़हन में रखिएगा। COF6 में क्या होगा जी, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से P से कम होगी, वीक फील्ड लीजेंड की वजह से होगी, और वीक फील्ड लीजेंड की वजह से ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। डेल्टा नॉट के बारे में मैंने बताया कि डेल्टा नॉट क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन द T2G एंड Eg स्टार। ठीक है, और P हम किसे कहते हैं, P कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी को। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ टर्म्स अगर आपको याद हो जाती हैं तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए तैयार करना बहुत आसान है। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ अब आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तैयार करना भी आसान है, जो कि इससे पहले करने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ही वही बातें बता दी हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह मैंने एक और फार्मूला लिखा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट मालूम करने के लिए एक फार्मूला बताया जाता है, μ = n × n+2 और ओवरऑल 1/2। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।